काम किया जाए मुल्क के लिए फायदेमंद होना चाहिए। हमारे मुल्क में कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं बनाई जाती जो आवाम को फायदा पहुंचाए या मुल्क को फायदा पहुंचाए। माजरत के साथ यहाँ पॉलिसियां बनती हैं, एक क्लास ही है जिसे हम जो है ना एलीट क्लास कह लेते हैं। 1% होगी शायद। जितनी कानून साजी होगी, जितनी जो है ना जी पॉलिसियां बनाई जाएंगी, उस 1% को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जाएंगी और वो उसका फायदा हो भी रहा है। ये मुल्क उस 1% जो है एक हमारे एलीट, तो उसके लिए जन्नत है। बाकी अवाम के लिए फिर क्या है ये आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। तो वहां ट्रम्प का ये है कि वो अपने मुल्क का सोचते हैं, अपना तो उनका बेनिफिट आ ही जाता है, लेकिन वो मुल्क का भी साथ सोचते हैं। मैंने वो आपको सारा बताया उसके रिचर्ड उसके एफडी रूजवेल्ट के बारे में। इस तरह से उसने काम किया यार। चलें शुरू कर लेते हैं बेटा हम क्लास। और वही यूएसए हिस्ट्री आज हम कंप्लीट करेंगे। उसमें मुझे रिमाइंड करवाइएगा, शायद मैं भूल जाऊं। नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, लैटिन अमेरिका में पहले भी मैंने आपसे कहा था। चलें पहले यही डिस्कस कर लेते हैं, फिर शायद भूल जाए। ये बेटा हमारा टॉपिक था जो हमने शुरू किया हुआ था। एक मिनट में चेक कर लूं। उम्मीद है अब ठीक आपको नजर आ रहा होगा। यूएसए हिस्ट्री बेटा हमने शुरू की हुई थी। कोल्ड वॉर आज हम शुरू करेंगे। उससे पहले सेंट्रल अमेरिका देखें। एक तो हमने डिस्कस किया था ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये यूरोप, ये अफ्रीका, ये एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका। ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अभी तक जो हमने पढ़ा वो इस नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ रहे हैं। इसी में से एक मुल्क यूएसए पढ़ा हमने। यूएसए था, ये कनाडा है, और साथ में ये हमारे पास मेक्सिको। उसके बाद यहाँ बाकी हमने वो बनाई थी दूम टाइप, 7 सेंट्रल एशियन स्टेट, जो सेंट्रल अमेरिकन स्टेट जो बनाई थी। अभी हम इसी को डिस्कस करें। साउथ अमेरिका पे पहुंचे ही नहीं है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट हम देख रहे हैं, उसमें से यूएसए हमने शुरू किया हुआ है। अब जो टर्म मैंने आपको बताई थी वो एक कंट्री कहता है, वो कहता है जी आप बताएं जी हंडोरस सिचुएटेड इन, इस तरह से वो कहता है जी। ऑप्शन ए है आपके पास, वो कहता है जी सेंट्रल अमेरिका। ऑप्शन बी में कहता है जी वो नॉर्थ अमेरिका। ऑप्शन सी में वो कहता है जी साउथ अमेरिका। ऑप्शन डी में कहता है जी नन। इस तरह से जो हंडोरस है ये हमने डिस्कस किया था, वो जो 7 रियासतें थी, बिगुअल होनी को पनामा हमने कहा था, या पनामा, हंडोरस के बजाय वो पनामा कह देता है। चले पनामा कह देता है। वो सिचुएटेड है जी, कहाँ पे सिचुएटेड है ये उसने सवाल पूछ लिया हमसे। अब टर्म यूज की जा रही है यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका की एक। अच्छा यहाँ वो लैटिन अमेरिका का ऑप्शन भी दे सकता है। तो ये लैटिन अमेरिका, सेंट्रल, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो आपको पता लग गया कि कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका। अब ये सेंट्रल अमेरिका और लैटिन अमेरिका की जो टर्म है ये यूज की जा रही होती है। देखिए उसने लिखा है हंडोरा सिचुएटेड इन, एक सवाल ये है, तो इसका सही आंसर है हमारे पास सेंट्रल अमेरिका। अगर ऑप्शन में हो तो सेंट्रल अमेरिका में पढ़ा था हमने ये, बिगुअल होनी को पनामा 7 रियासतें पढ़ी थी। ठीक है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है, लैटिन अमेरिका का ऑप्शन है, लैटिन अमेरिका भी ठीक है। आपको बताता हूँ लैटिन अमेरिका क्यों ठीक है। अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं है फिर नॉर्थ अमेरिका भी ठीक है।
फिर नॉर्थ अमेरिका भी ठीक है। अगर उसे यहां लिखता है हंडोरा सिचुएटेड इन विच कॉन्टिनेंट, ये उसने दे दिया है। तो अब सेंट्रल अमेरिका, लैटिन अमेरिका कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, फिर नॉर्थ अमेरिका ही ठीक होगा। फिर आप सेंट्रल की और लैटिन की तरफ नहीं जाएंगे, कॉन्टिनेंट थोड़ी है। तो टर्म यूज की गई पॉलिटिकली या ज्योग्राफिकली, जो टर्म यूज की जा रही है ये टर्म है बेसिकली, कॉन्टिनेंट नहीं है। आपने सवाल की स्टेटमेंट को भी पढ़ना है प्रॉपर कि वो पूछ क्या रहा है हमसे। बात समझ आ गई आपको? अच्छा, सेंट्रल अमेरिका में तो वो 7 रियासतें मैंने आपको करवा दी हुई है, लास्ट लेक्चर में आप देख लेंगे। जब हम बात करते हैं लैटिन अमेरिका की, तो लैटिन अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका के सारे कंट्रीज माइनस यूएसए माइनस कनाडा, इन 2 मुल्कों को छोड़ के, इसके ये 2 मुल्क छोड़ दें, कनाडा और यूएसए, बाकी जितने मुल्क हैं सारे, सेंट्रल अमेरिका वाले भी, मेक्सिको भी, कैरेबियन कंट्रीज भी सारे, प्लस साउथ अमेरिका, ये सारे मुल्क क्या है, किसी में आएंगे हमारे पास लैटिन अमेरिका में। लैटिन अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका के सारे मुल्क, साउथ अमेरिका के सारे मुल्क, सिवाय कनाडा और यूएसए के सारे कंट्रीज क्या कहते हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज कहलाते हैं। बात समझ आ गई आपको? कनाडा और यूएसए को छोड़ देना है बस। लैटिन अमेरिका टर्म में जब इस्तेमाल की जाए, पॉलिटिकली टर्म यूज की गई थी, ठीक है। सेंट्रल अमेरिका में वो 7 रियासतें, बिग वेल, उन्हीं को पनामा जो करवाई मैंने आपको। नॉर्थ अमेरिका में सारे आ जाएंगे, साउथ में ये सारे आ जाएंगे। तो पॉइंट समझाना चाह रहा था, क्या आपको समझ आ गई? बता दें मुझे, इसे मैं रेस करता हूं, आगे चलते हैं, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। चलें जी, ट्रम्प साहब के बारे में जो है ना, मैं मशहूर फिक्रा कहता हूं कि ये इमरान खान, ये जो है ना अमेरिका का इमरान खान है। चलें आगे चलते हैं जी। तो यूएस हिस्ट्री हमने डिस्कस कर ली थी, एफडी रोजवेल्ट के टेन्योर तक। डेमोक्रेटिक पार्टी से इसका ताल्लुक था, डी से, एफडी रोजवेल्ट, डी से डेमोक्रेटिक कर लिया। और 32वां प्रेसिडेंट था यूएसए का, सबसे लंबा टेन्योर इसका था। अमेरिका को इसने ग्रेट बनाया। कैसे बनाया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मर गया था, अपनी मौत, और इसकी जगह पे आया था हैरी ट्रूमैन। ट्रूमैन ही आपने याद रखना है, अक्सर वो ट्रूमैन ही दिखता है, ट्रूमैन। 1945 में ये आया और 1953 तक ये रहा। ये इसका टेन्योर है। इसका वाहिद कारनामा जिसके बारे में सवाल पूछा जाएगा, वो इसने एटम बम गिरवाए थे, आपको बता दिया था मैंने। एटॉमिक जो बम थे हिरोशिमा पे और नागासाकी पे, इसने गिराए, इसके ऑर्डर से गिराए गए थे। इसने अलाउ किया था यहां जी गिरा दिए जाए। यूएसए ने एटम बम का जो तजर्बा था कब किया था, ये पूछ लेता है, 1945 में ही कर दिया था। 1945 में ही ये एक्सपेरिमेंट कर चुके थे, जापान के पास ये नहीं था। ठीक है, इसके बारे में, ट्रूमैन के बारे में बस यही बात याद रखनी है, इसके अलावा कोई भी इसकी बात ऐसी याद रखने वाली नहीं है। अब जरा शुरू हो जाएगी कोल्ड वॉर, इसे मैं रेस करता हूं। कोल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। कोल्ड वॉर को समझना जरूरी है, थोड़ा सा उसके जो इवेंट्स हैं जिनके बारे में कमीशन पूछ, क्योंकि पाकिस्तान भी कोल्ड वॉर का हिस्सा था, डायरेक्ट उसमें पार्टनर था उसमें। आप देखेंगे हमलाए थे यूएसए के, तो हेडिंग देना कोल्ड वॉर की। कोल्ड वॉर जो थी ये बेसिकली आप देखें यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, इसके दरमियान में एक इनडायरेक्ट जंग थी। बेसिकली ये जंग आइडियोलॉजी की थी। यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये इसका एब्रिविएशन है, जो 1922 में बनी थी। लिखने 1922 में ये बनी और 1991 में ये टूट गई। ये यूएसएसआर है। 1922 में 22-23 में ये बनना शुरू हुई थी,
व्लादिमीर लेनिन जो था, पढ़ेंगे रशिया में जब इनकलाब आया था किस तरह से इसने फिर यूएसएसआर बनाई थी। 1991 में 26 दिसंबर 1991 को ये टूट गई यूएसएसआर। यूनियन थी बेसिकली सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स की, नाम से आपको आइडिया हो रहा है। सोशलिस्ट, सोशलिज्म का मैंने आपको बताया था, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का कंसेप्ट मैंने बताया था। हाँ, ये बेसिकली दो आइडियोलॉजी की जंग थी, कोल्ड वॉर। रशिया चाह रहा था कि सोशलिज्म जो है ये प्रमोट हो, दुनिया इसे अडॉप्ट करे, और उसे रशिया यूएसएसआर लीड करना चाह रहा था। अमेरिका कैपिटलिज्म को फॉलो करने वाला कंट्री था, जिसे हम कहते हैं सरमायादाराना निजाम। सरमायादाराना निजाम को प्रमोट करा था यूएसए, और वो चाह रहा था कि दुनिया इस आइडियोलॉजी को, इस निजाम को अडॉप्ट करे और उसे मैं लीड करूं। बेसिकली दो आइडियोलॉजी की ये जंग थी। फिर इसमें पूरी दुनिया जो थी दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी। कुछ मुल्क थे जो किसी भी ताकत का हिस्सा नहीं बने थे, मैक्सिमम बन गए थे। इस कोल्ड वॉर के दौर में पाकिस्तान यूएसए के साथ था। पाकिस्तान यूएसए के लिए इजराइल का काम कर रहा था, जिस तरह आजकल इजराइल यूएसए के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तान ऐसे फ्रंट फुट पे खेल रहा था यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए, जिसकी हमने बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई। इतनी बड़ी कीमत जो अभी तक चुका रहे हैं, जो हमारी कौम पाकिस्तानी कौम आज तक उसकी कीमत अदा कर रहे हैं, जो हम कोल्ड वॉर का हिस्सा बने थे। ठीक हो गया, आगे चल के डिस्कस करेंगे कैसे। तो पाकिस्तान अलायद था यूएसए के साथ इस कोल्ड वॉर में। अब इसमें अलायंस बनाएगा यूएसए, अपने बनाएगा, यूएसएसआर अपने अलायंस बनाएगा। एक तो कंट्रीज डायरेक्टली, सीटो सेंटो, ये सारे क्या थे, बेसिकली ये कोल्ड वॉर के टूल थे सारे। जो सबसे मशहूर इसमें ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी वो आपकी नाटो थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो। एब्रिविएशन याद रखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1949 में। अच्छा, कोल्ड वॉर का जो दौर है ये कब से कब तक है? ये तकरीबन आपका 1948 से लेके 1991 का टेन्योर है, कोल्ड वॉर का टेन्योर। 47-48 से लेके 1991 तक का टेन्योर है कोल्ड वॉर का। कोल्ड वॉर एरा अगर देखेंगे हम तो ये दौर है, 1950 भी लिख सकते हैं आप इसे, 1991 तक ये दौर था। कोल्ड वॉर की जंग थी ये पूरी की पूरी, रशिया और अमेरिका के दरमियान। क्यों वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई, सेकेंड हुई, रशिया का भी कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ, और ना ही जो है ना अमेरिका का नुकसान। अमेरिका ने तो उल्टा हथियार बेचे थे। दोनों बड़ी ताकत थी, दोनों ने सिंह फंसाए, आमने सामने हुए और इनडायरेक्टली लड़ते रहे दूसरों मुल्कों के में जाके। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें यूएसए ने क्या बनाई, नेटो बनाई। कब? 1949 में। क्या एब्रिविएशन है नेटो का? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो। कब बनी? 1949 में बनी। हेडक्वार्टर किधर है? ब्रसेल्स। हेडक्वार्टर का पूछता है, ब्रसेल्स में, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। अभी तक इसे 32 मेंबर ज्वाइन कर चुके हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना जी ये मिलिट्री अलायंस है। ये क्या जी, वाहिद मिलिट्री अलायंस कहे या दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस कहे तो ये गलत नहीं होगा। मिलिट्री अलायंस है, सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री। मकसद ये है कि जो नेटो मेंबर हैं 32, उनमें से किसी एक मुल्क पे भी कोई बाहर का कंट्री हमला करेगा तो हमला समझा जाएगा 32 के 32 मुल्कों पे, और वो 32 के 32 मुल्क क्या करेंगे? उसे डिफेंड करेंगे, उसके लिए जंग लड़ेंगे। इसका मतलब ये था। किसके खिलाफ बनाई गई? सवाल बनेगा, रशिया के खिलाफ बनाई गई थी, सोशलिज्म के खिलाफ बनाई गई थी। कम्युनिज्म का जो खतरा था उसे रोकने के लिए या उसके फैलाव को रोकने के लिए ये सारे अलायंस बन रहे थे। सीटो सेंटो भी आगे चल के एशिया में बना रहे थे, ये अमेरिका ही बनवा रहा था, जिसका पाकिस्तान भी हिस्सा था। ठीक हो गया। तो नेटो के हवाले से ये 2-3 सवाल बनेगा। इसका सेक्रेटरी जनरल पूछा जाएगा, अभी चेंज हुआ है, मार्क रूती आया। लिखे जरा, मार्क रूती।
ये इसका सेक्रेटरी जनरल आया जी, ये लाजमी आपने याद करना है। पहले था जेन स्टॉल्टनबर्ग, वो चला गया है। अब ये मार्क रुती है, ये अभी पिछले दिनों आया है, 2024 में ही आया है ये मार्क रुती। लिखिएगा जी, ये सेक्रेटरी जनरल है, सबसे ताकतवर तरीन इंसान है नेटो का। वाहिद मुसलमान मेंबर या कौन सा है जिसमें तुर्की, तुर्की इसका हिस्सा है नेटो का, ठीक है। खैर जी, ये नेटो बना रहा है अमेरिका, किसके खिलाफ? अब रशिया भी तो कुछ करेगा। तो रशिया ने क्या किया जी? रशिया ने बनाया वार्सा पैक्ट। इसने क्या किया? वार्सा पैक्ट किया 1955 में, और 1991 में जब ये रशिया यूएसएसआर टूटेगा तो ये वार्सा पैक्ट भी खत्म हो जाएगा। वार्सा बेसिकली कैपिटल है पोलैंड का। पोलैंड का कैपिटल क्या है? हमारे पास वार्सा है। तो वहां पे ये पैक्ट हुआ था, इसलिए वार्सा पैक्ट। रशिया ने अपने जो हवारी थे यूएसएसआर ने, उन्हें मिला के वार्सा पैक्ट किया, जो कि यूएसएसआर के टूटते वक्त वार्सा पैक्ट भी खत्म हो गया। वार्सा पैक्ट के बारे में मैक्सिमम सवाल ये बनता है कि वार्सा पैक्ट कब बना था, कब खत्म हुआ, किसके खिलाफ था? नेटो के खिलाफ था। यूएसए के खिलाफ था ये, यूरोप के खिलाफ था ये, नेटो के खिलाफ था बेसिकली। तो ये दो अलायंस बन रहे थे उस दौर में। पाकिस्तान किधर खड़ा था? यहां खड़ा था यूएसए के साथ। पाकिस्तान बन गया है ना अब इस दौर में। पाकिस्तान इनके कैंप में चला गया। क्यों गया था पाकिस्तान कैंप में? एक तो हमारी पॉलिसियां थी, दूसरा हमारे पास पैसे नहीं थे। जब पाकिस्तान बन रहा था या बना था, हमारे पास कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं होने का मतलब ये है कि जो यहां से लोग गए थे माइग्रेट होके, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ले गए थे उठा के, यहां से या तोड़ गए या खराब कर गए या साथ ले गए। हर एक चीज को हमने दोबारा से खड़ा करना था, हर डिपार्टमेंट को, हर एक इंडस्ट्री को, हर एक डिपार्टमेंट को, क्या नहीं, हर एक चीज को हमने दोबारा से बनाना था। ऑप्शन दो थे हमारे पास, या रशिया के साथ चले जाते या अमेरिका के साथ चले जाते। रशिया की जो आइडियोलॉजी थी वो कम्युनिज्म की थी, सोशलिज्म की, जो कि इस्लाम के एंटी समझी जाती है। क्योंकि हम मुसलमान मुल्क थे, तो हमारे जो लीडरान थे वो ये रिस्क नहीं ले सकते थे कि उधर जाके और फतवे लगाए जाए इनके ऊपर, ये तो मुर्तद हो गए। तो वो जो हमारे मौलवी हजरात थे या जो गवर्नमेंट थी, वो मजहब की छाप भी या मजहब का लिबादा उन्होंने उड़ा हुआ था, वो नहीं उतारना चाह रहे थे। इसलिए भी जो है ना, कुछ ये मसाइल थे। दूसरा, अमेरिका के पास उस वक्त ठीक ठाक पैसे थे, उसने हमें एड देना शुरू कर दी हुई थी। खुराक की शॉर्टेज थी सबसे ज्यादा, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तो इस तरह से हमारे पास पैसे आने शुरू हो गए थे, डॉलर आने शुरू हो गए थे, गंदम आना शुरू हो गई थी। फिर हमने कहा बस यही ठीक है। फिर अब उस वक्त हो सकता है सही फैसला हो ये हमारा, लेकिन बाद में वक्त ने साबित किया कि वो फैसला हमारा गलत था। उसकी हमने फिर कीमत चुकाई। हमारा एक हिस्सा पाकिस्तान का अलग हो गया सिर्फ अमेरिका के इस कैंप में जाने की वजह से। आपका क्या ख्याल है? ये जो हमारा मशरकी पाकिस्तान है वो ऐसे ही अलग हो गया और हमने उन्हें दिया। ये था उसके पीछे अमेरिका। जो कोल्ड वार में हम बैठे हुए थे अमेरिका की गोद में, उसकी हमने असल में कीमत चुकाई बेसिकली। उसके बाद आप देखें ये अफगानिस्तान वाला जो है, आपके जो रेफ्यूजीज आए उधर से 30 से 40 लाख लोग बताए जाते हैं, जिनका कोई डेटा है। बगैर डेटा के कितने लोग आए हैं ये कोई पता नहीं है। उसके साथ जो असला कल्चर आया साथ में, बाकी आपके ये नशा आया सारे का सारा, और बंदे आपको बताया अब तो लगा हुआ है। तो ये सारा वहीं से हमारे पास आया, और खाना जंगी दहशत गर्दी आई हमारे मुल्क में, जिसकी कीमत हमारी नस्लें तक चुकाएंगी आगे चल के दहशत गर्दी की शक्ल में। खैर जो भी था ये हो गया। हम आगे चलते हैं, हम इवेंट देख रहे हैं वन पेपर के लिए। तो ये हो गया आपका वार्सा पैक्ट हो गया, यहां से आपके क्लियर हो गया। उसके बाद आपकी नेटो क्लियर हो गई, ठीक है। अब कुछ जंगें शुरू हो जाएंगी। कोल्ड वार लिखा है ना मैंने, कोल्ड वार, तो जंगों का दौर है ना इसमें। अभी जंगें शुरू हो जाएंगी, उनके बारे में डिस्कस करते थे, मैं रेस करता हूं। जी सबसे पहले देखें जी, कोरियन वार।
ये पूछा जाएगा आपसे कोरिया वार कब शुरू, 1950 से लेके 1953 तक। कोरिया पेनिनसुला है पूरा एक, पढ़ेंगे हम आगे चल के इस तरह से। ये नॉर्थ कोरिया है और ये साउथ कोरिया है। ये सारा कोरियन पेनिनसुला है, इधर भी सारा पानी है, इधर भी सारा पानी है। तो ये कोरियन वार शुरू हुई 1950 में, 1900, इससे यहां ऊपर ये वाला जो हिस्सा, ये वाला, यहां से रशिया लगता है और यहां चाइना लगता है। ये जो हिस्सा है ना ऊपर नॉर्थ कोरिया, उससे ऊपर से एक साइड से लगता है रशिया और एक साइड से लगता है चाइना। अब हुआ ये कि जो नॉर्थ कोरिया वाले हैं जिसके साथ बॉर्डर लगेगा उसी आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे। तो नॉर्थ कोरिया वाले सोशलिज्म को फॉलो करने वाले थे। कम्युनिज्म का जो निजाम था रशिया का और चाइना का, उसे इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था। अब इन्हें रोकने के लिए कोई ना कोई पहुंचेगा। कौन पहुंचेगा? अमेरिका पहुंचेगा, साफ जाहिर है कि इससे आगे ना बढ़ सकेंगे कम्युनिज्म या सोशलिज्म। इससे कम्युनिज्म को रोकने के लिए कोल्ड वॉर हो रही थी ना, ये सारे अलायंसेस बनाए जा रहे थे। तो अमेरिका सपोर्ट करेगा जाके साउथ कोरिया को, यूएसए। इसे यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा है। अब ये कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहे हैं, अमेरिका इन्हें सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ के अवाम को आपस में लड़ा दिया गया और ये दोनों आपस में लड़ पड़े, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। इनकी जंग शुरू हो गई कब? 1950 से लेकर 1953 तक चलेगी। नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा है रशिया और चाइना, साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहा है यूएसए। जंग शुरू हो गई एक, बेसिकली वही जंग आइडियोलॉजी की जंग थी। अब जब ये नॉर्थ कोरिया वाले जीत रहे थे, साउथ कोरिया वाले हार रहे थे, तो अमेरिका ने 30,000 अपनी आर्मी भेजी। इतनी 30,000 किसकी सपोर्ट के लिए? साउथ कोरिया की सपोर्ट के लिए। साउथ कोरिया की सपोर्ट के लिए अमेरिका ने कितनी आर्मी भेजी? अपनी 30,000, क्योंकि वो हार रहे थे। ठीक है, पहले हम असला और बाकी चीजें दे रहा था, पर डायरेक्ट आर्मी उतारनी पड़ी। लेकिन नॉर्थ कोरिया वाले फिर भी जीत गए। ये फिर भी जीत गए, साउथ वाले हार गए। अमेरिका और उसके हवारी हार गए इस जंग को, नॉर्थ वाले जीत गए। अमेरिका के 30,000 फौजी मारे गए थे। 30,000 फौजी अमेरिकन इसमें मारे गए थे। अमेरिका को एक किस्म का पीछे हटना पड़ा था, शर्मिंदगी हुई थी दुनिया में कि वो जंग हार गया। अमेरिका ही हारा ना इनडायरेक्टली, डायरेक्टली साउथ कोरिया आ रहा था। हम किसके साथ थे? नॉर्थ कोरिया के साथ, क्योंकि अमेरिका के साउथ के साथ। हम भी अमेरिका के साथ थे तो हम भी साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहे थे ना। लियाकत अली खान को आपको क्या ख्याल है क्यों मरवाया गया था? लियाकत अली खान साहब ने आर्मी भेजने से इनकार कर दिया था अमेरिका के कहने पे। अमेरिका कह रहा था कि आर्मी भेजो साउथ कोरिया की हेल्प के लिए, पाकिस्तान अपनी आर्मी भेजे। लियाकत अली खान ने कहा कि सपोर्ट तक तो बात ठीक है, हम अपनी फौजी क्यों मरवाएं उधर भेज के। फिर वो नहीं रहा, फिर वो खुद नहीं रहा, उसे जाना पड़ा। ठीक हो गया जी। तो ये कोरियन वार का आपको कुछ आइडिया हो गया है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो जंग है वो है आपकी वियतनाम वार। वियतनाम वार से पहले दो और इवेंट हैं छोटे छोटे, वो डिस्कस कर लेते हैं, समराइज कर देते हैं, फिर हम देखेंगे वियतनाम वार को। पहला जो हमारे पास इंसिडेंट है वो है जी U2 इंसिडेंट। ये आजकल इंटरव्यू में भी पूछा गया है और जो है ना जी ये रिटर्न के एग्जाम में भी पूछा जा रहा है। U2 इंसिडेंट 1960, साल याद रखिएगा 1960। अब पाकिस्तान के मैंने बताया किसके कैंप में है पाकिस्तान? अमेरिका के कैंप में है। हमने अड्डे दिए हुए हैं पेशावर में अमेरिका को, बट वीर एयर बेस जो थी हमारी वो हमने अमेरिका को दी हुई थी। अब पेशावर से पाकिस्तान की सरजमीन से अमेरिका के जहाज का नाम है U2। अमेरिका के जहाज U2 नामी जो जहाज थे वो पाकिस्तान से उड़ते और पाकिस्तान के ऊपर रशिया था। ये जो आपका सेंट्रल एशिया है अफगानिस्तान से ऊपर है, वखान कॉरिडोर से ऊपर, सारा रशिया था उस वक्त, बाद में अलग हुआ ये मुल्क बने। तो वहां पे रशिया बैठा हुआ था, तो जहाज यहां से उड़ते और वो रशिया की जासूसी करते थे। जासूस जहाज थे।
उनका डेटा चोरी करते थे। कहां से कौन सी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है? पाकिस्तान की। U2 नावी उनके जहाज थे, सर्वेलेंस किया करते थे ये। इसी तरह से हमने रशिया ने भेजे हुए थे अमेरिका की सर्वेलेंस के लिए जहाज उधर नॉर्थ अमेरिका में। अब 1960 का ये वाकया है कि एक जहाज पाकिस्तान से उड़ा पिशावर से, और वो जासूसी के लिए अमेरिकन जहाज था U2, वो गया हुआ था रशिया में। रशियंस ने वो जहाज गिरा लिया, वो जहाज उन्होंने गिरा लिया, और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उनके पास खबर ये आई कि जहाज गिरा लिया गया और पायलट भी मारा गया। अब रशिया जो था मीडिया पे, जब उन्होंने साहब जरा कुछ ना कुछ रिलीज करना था, तो रशिया ने जो है ना मीडिया पे आके कहा कि ये जो जहाज सबने मार गिराया है ये पाकिस्तान की सरजमीन से हुआ था, पाकिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो हमें हक हासिल है कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दे और एटॉमिक हमला कर दे। पाकिस्तान के पास, अमेरिका के पास खबर ये थी कि उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि वो साबित कर सके पाकिस्तान से हुआ था। जहाज भी गया, तबाह हो गया, और पायलट भी गया। लेकिन रशियन सियाने थे, उन्होंने बंदा पकड़ा हुआ था, जो पायलट था वो जिंदा था, वो उनके पास था, वो उसे मीडिया पे ले आया, उसने तस्लीम कर लिया पाकिस्तान के शहर पेशावर से उड़ाओ। चुपकी हुई एक, ये स्ट्रेट इनकार कर रही है, और उधर से वो जो था सबूत ठोस था, वो उसने मान लिया कि पाकिस्तान के शहर पेशावर से उड़ाओ। तो एक सुबकी हुई, और एक जो जंग थी, एक एटॉमिक वार जो थी, वो रशिया ने कहा मैं डिक्लेयर करने वाला हूं पाकिस्तान को बैठा बम मार रहा हूं। फिर भला हुआ अयूब खान साहब का, वो गए, थोड़ी सी मिन्नत समझत करनी पड़ी हमें रशिया की, और उन्होंने कहा कि जी हम अड्डे शड्डे ये खत्म करते हैं, आप जंग ना करें। तो इस तरह से ये जो था मामला टला, अच्छे तरीके से हैंडल किया उसने अयूब खान ने। पहले तो जो ब्लंडर हुआ इनसे, लेकिन बाद में वो जो जंग थी हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, हमारे अपने मामला इतने अच्छे नहीं थे, हम तो इंडिया को नहीं अफोर्ड कर सकते थे उस वक्त। तो रशिया तो फिर अमेरिका को टक्कर दे के खड़ा था, अमेरिका को हरा, कई जंगें हरा चुका था। खैर मामला इस तरह से क्लोज हुए, और इस इंसिडेंट को फिर याद रखा गया तारीख में U2 इंसिडेंट के नाम से। U2 इंसिडेंट ये था आपका, ठीक है। उसके बाद आपका क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ये आपका इंसिडेंट 1962 का, इसके बारे में पूछ लेता है वो कभी कभार। तो ये क्यूबा आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, मैं बनवाया है मैंने। तो ये जो है ना वहां पे मिसाइल ले गए थे रशिया वाले। क्यूबा मैंने आपको बताया ये कम्युनिज्म को फॉलो करने वाला मुल्क है, रशिया के साथ अमेरिका के खिलाफ है क्यूबा। तो वहां पे अपने मिसाइल ले गया कौन? रशिया। कि अमेरिका को मैं इधर से क्यूबा से बैठ के मारूंगा मिसाइल, और अमेरिका अपने मिसाइल या तुर्क, ये सवाल बने, दोनों बने। अमेरिका ने अपने मिसाइल किधर नस्ब किए थे? पाकिस्तान से तो अड्डे चले गए थे। अब तो अमेरिका ने तुर्की में, अमेरिका अपने मिसाइल तुर्की भी साथ है रशिया के, तो वहां पे मिसाइल फिट किए थे, तुर्की साथ था अमेरिका के, और रशिया ने अपने मिसाइल क्यूबा में फिट कर दिए थे, और एक वर्ल्ड वॉर 3 होने जा रही थी। अल्लाह भला करे JF कैनेडी का, ये प्रेसिडेंट था USA का, इसने मामले को डिस्पोज ऑफ किया, उसे ठंडा किया, और इस तरह से एक जंग होती होती बची, वरना तीसरी जंग अजीम होने वाली थी। इसे भी फिर गोली मार दी गई थी। इसके बारे में आता है कि ये भी अमेरिका की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ अवाम की पॉपुलैरिटी से बना था प्रेसिडेंट, और फिर कहा यह जाता है कि अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट ने ही इसे मरवाया था। अब ट्रंप भी उस एस्टेब्लिशमेंट के विल के, ख्वाहिश के खिलाफ आया अमेरिका में, और ट्रंप का भी बस मैं कुछ नहीं कहता कोई पता नहीं है क्या बने। डीप स्टेट्स, डीप पॉकेट्स का लफ्ज मेरे ख्याल से यूज किया जाता है इनके लिए। खैर जी, कैनेडी के बारे में याद रखिएगा, ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट था USA का, 40 साल की उम्र में ये बना था, और इसे भी असैसिनेट कर दिया, गोली मार दी गई थी, इसे भी गोली मार दी गई थी। 4 प्रेसिडेंट हैं USA के अभी तक जो गुजरे हैं जिन्हें गोली मारी गई है, आगे चल के आपको मैं लिखवा दूंगा, परेशान ना हो।
ठीक है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो गया क्लियर आपको। क्यूबा में मिसाइल लगा दिए गए थे, क्राइसिस पैदा हुआ था, एक जंग शुरू होने वाली थी। साल पूछ लेता है और ये पूछ लेता है कि अमेरिका ने किधर मिसाइल फिट किए थे, तुर्की में किए थे। किसने इसे मामला को सुलझाया था? JF कैनेडी ने। ठीक है, इसे मैं रेज करता हूं। चलें जी, अब जरा हम देख लेते हैं वियतनाम वार के बारे में, जरा देख लेते हैं। वियतनाम वार 1954 से लेके 1975, ये दौर है वियतनाम वार का। वियतनाम वार का जो टेन्योर है वो यही है जी। ये भी एक पेनिनसुला है, इस तरह से बना लें। ये नॉर्थ वियतनाम और ये साउथ वियतनाम, ये यहां से ऊपर चाइना को लगता है सारा। नॉर्थ वियतनाम चाइना को लगता है, नॉर्थ वियतनाम चाइना को टच करता है। चाइना कम्युनिस्ट है तो नॉर्थ वियतनाम वाले भी कम्युनिस्ट होंगे, ठीक है। और ये साउथ वाले कैपिटलिस्ट होंगे, कैपिटलिज्म को ये फॉलो करेंगे, इन्हें यूएसए सपोर्ट करेगा, इसे यूएसएसआर प्लस चाइना ये सपोर्ट करेंगे। जंग कब शुरू हुई सवाल बनता है, कब खत्म हुई ये बनेगा। अमेरिका इसमें कब शामिल हुआ ये सवाल बनेगा। 1964 में यूएसए इसमें डायरेक्टली शामिल हुआ। 60,000 फौजी भेजे अमेरिका ने इसमें। अब जब ये हारने लगे साउथ वाले तो अमेरिका ने कितनी फौज भेजी? 60,000। पहले कितनी भेजी थी? 30,000। 60,000 में से 58,000 मार दिए गए थे। 60,000 में से 58,000 अमेरिकी फौजी मार दिए गए थे। 2,000 ही अपनी जान बचा के भाग सके थे। यहां भी बहुत बुरा हुआ अमेरिका के साथ। नॉर्थ वालों ने ठीक ठाक मारा, वीडियोस पड़ी हुई हैं इनकी भागते हुए, भी यूट्यूब पे जाएंगे ना आप, वहां से जब ये भागे हैं चप्पल छोड़ के, उसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं। ठीक है, अल्टीमेटली जो है ना 1964 में अमेरिका इस जंग में शामिल हुआ था और यही पूछा गया कब इससे निकला था। 1973 में पेरिस पीस एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट करके निकला था, पेरिस पीस एग्रीमेंट करके। 1973 की बात है। वो पेरिस पीस एग्रीमेंट और था, ये और है। 1973 में पेरिस पीस एग्रीमेंट करके अमेरिका यहां से भाग गया और बुरी तरह से हार गया था यहाँ अमेरिका। ये जंग भी हार गया, नॉर्थ वियतनाम वाले जीत गए, इंडायरेक्टली रशिया जीत गया और साउथ वाले हार गए। रशिया ने तो देखें डायरेक्ट फौज भी नहीं उतारी, सिर्फ सपोर्ट कर रहा है, असला दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, पैसा दे रहा है। अमेरिका तो मजबूरन खुद आना पड़ रहा है, फिर भी आ रहा है। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये कोल्ड वार का जो दौर था वो चल रहा था। अभी आगे चलते हैं, अभी आगे चलते हैं और उसके बाद हम जरा 2 इवेंट और डिस्कस करेंगे इसमें। वो डिस्कस करेंगे हम, ईरान में रेवोल्यूशन आ रहा है इसी दौरान, और अफगानिस्तान के अंदर रशिया अटैक कर रहा है। वही ब्लंडर जो अमेरिका ने किए थे अब वो रशिया करेगा। अब रशिया को मार पड़ेगी और हम अमेरिका के साथ थे तो हम अमेरिका रशिया के खिलाफ होंगे। तो वो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, इसे मैं रेज करता हूँ। लास्ट में कोई इशू तो नहीं है? चलो अच्छा, इसमें अब 1945 के बाद जो अमेरिका के प्रेसिडेंट आए हैं ना, वो भी हमने सारे करने हैं, वो भी हमने सारे ही करने हैं। 1 बाय 1 में आपको करवा दूंगा कोई ना कोई उनके साथ इवेंट जो है ना, ताकि वो आपको याद रह जाए। उससे पहले वही 2-4 जो करने थे वही करने थे, बस जो मैंने आपको बताए हैं सारे करने। हर एक चीज नहीं करनी होती, हर एक चीज करने लग जाएंगे तो इतना सारा बर्डन हो जाएगा आपके ऊपर, आप उसे उठा के अपने टारगेट तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जिस चीज की जितनी इंपॉर्टेंस है उसे उतना ही करना है हमें बस। इसमें से ये सारे वो इवेंट हैं जो आपके रिटर्न के इम्तिहान में, इंटरव्यू में कहीं ना कहीं आपसे पूछे जा रहे होंगे, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। खैर जी, हम जरा पहले देख लेते हैं रेवोल्यूशन इन ईरान।
ईरान में इनकलाब आ रहा है जी 1979 की ये बात है। 1979 की बात है, ईरान में इनकलाब आ रहा है। इसे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ईरान में हुकूमत थी रजा शाह पहलवी की। पूछता है कभी कभी, रजा शाह पहलवी की हुकूमत थी ईरान में, जो कि अमेरिका का पिट्ठू था, जो कि कोल्ड वॉर में अमेरिका के साथ था। उसने ईरान को एक किस्म का जंग में भी धकेला हुआ था, लेकिन वो पिट्ठू था अमेरिका का। जिस तरह अमेरिका कहता वैसे ही करता था। सेकुलर थोड़ी सी तबीयत का आदमी था, अयाश आदमी था, ठीक है। तो इसकी गवर्नमेंट को गिराया गया, इसके खिलाफ इनकलाब लेके आए, जिसे कहा जाता है शिया इनकलाब। शिया इनकलाब जब भी आपसे कहीं पूछा जाए तो वो इसी इनकलाब, पहले भी इनकलाब आया बहुत सारे, लेकिन इसी इनकलाब को कहा गया। तो ये जो 1979 का जो इनकलाब है, इसके पीछे बेसिकली जो थे वो थे जी इमाम खुमैनी साहब, जिन्हें रजा शाह पहलवी के दौर में ईरान से बदर कर दिया गया था, ईरान से निकाल दिया गया था। इन्होंने बड़ा टाइम जो था इमाम खुमैनी साहब ने इराक में गुजारा, बाकी मुल्कों में गुजारा, इधर उधर। तो बड़े अरसे तक ये जला वतन रहे। ये मजहबी पर्सनैलिटी थी। तो बाकी जो था वहां पे थोड़ा सा दूसरा मॉडर्न माहौल था, लेकिन एक तबका था जो मतलब मजहबी जो मामलात थे उसे, आपको पता है वो जो दौर था, पिछली जो सदी थी सारी की सारी, जो रिलीजियस पार्टीज थी, रिलीजियस लीडर्स जो थे, उनका दौर था, उनका कंट्रोल था अवाम के नफ्स पे। तो ये वही दौर है सारा। तो रिलीजियस मतलब आप कह लें कि जो लीडरान थे उनकी पजराई थी। इस्लाम मतलब आपको पता है कि उनका सबसे बड़ा जो हथियार होता है इस्लाम होता है, या मजहब होता है, कोई भी मजहब आप ले लें। तो खैर जी, इमाम खुमैनी साहब जो थे उन्होंने अपनी जो यूथ थी उसे तैयार कर रहे थे इसके खिलाफ, बड़े अरसे से वो काम कर रहे थे। अल्टीमेटली 1979 में ईरान के जो यूथ थी वो निकली बाहर और उन्होंने रजा शाह पहलवी का तख्ता उलट दिया। ये भाग गया, पहले मिस्र गया, फिर उधर अपने अकाऊ के पास पहुंच गया। कोई खास इसकी मदद नहीं हो सकी। जो अवाम थी उसने कंट्रोल संभाल लिया। इमाम खुमैनी साहब को बुलाया गया और उन्होंने बेसिकली वही लीड कर रहे थे। अगर आपसे पूछा जाए ईरान में इनकलाब है उसे कौन लीड कर रहे थे, तो इमाम खुमैनी साहब मजहबी लीडर हैं, आप इस तरह कह लें। पूरी दुनिया में फिका जाफरिया के जितने भी लोग हैं उन्हें मजहबी हवाले से आप देखें कि वो जो मजहबी पेशवा होता है उस तरह की उनकी हैसियत है। वो तो फौत हो गए, अब उनकी जगह पे अली खामनाई साहब हैं। इस वक्त जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं वो अली खामनाई साहब हैं, ठीक है। इससे पहले थे इमाम खुमैनी साहब खुद। ये आप कह लेंगे सुप्रीम लीडर की इनके लिए सीट क्रिएट की गई थी। अच्छा, एक आयतुल्लाह सिस्तानी साहब भी हैं, इस वक्त भी जिंदा है वो इराक में है। वो मजहबी हवाले से जो है ना जितनी भी डायरेक्शन दे रहे होते हैं फिका जाफरिया की, वो उस हवाले से मशहूर हैं। कभी शायद आपसे पूछ लिया जाए कहीं पे, आयतुल्लाह सिस्तानी साहब हैं। खैर जी, इनकलाब आ गया अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका की जो एम्बेसी थी, अमेरिका के जो लोग थे उन्हें पकड़ लिया गया। 52 लोग थे जी। कितने लोग थे जी? 52 लोग थे। नौजवानों ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें कैद कर लिया। 444 दिनों तक वो कैद रहे। लोग कितने थे, पर्सन कितने थे? 52। 444 दिनों तक वो कैद रहे और इन्हें छुड़ाने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन किया था। अच्छा, इस दौर में 1979 के दौरान बहुत सारे इवेंट हो गए। इस दौर में अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था वो जिमी कार्टर था। आपको करवाऊंगा तरतीब से, जिमी कार्टर लिख लें। ये प्रेसिडेंट था यूएसए का, जिमी कार्टर, क्योंकि इसके दौर में बहुत सारे इवेंट हुए। जिमी कार्टर के बारे में बार बार सवाल पूछा जाएगा आपसे। कैंप डेविड एग्रीमेंट जब हुआ तब जिमी कार्टर। ईरान में इनकलाब आ रहा है जब जिमी कार्टर। अफगानिस्तान में जब जंग लगेगी तब भी जिमी कार्टर होगा। जिमी कार्टर इंपॉर्टेंट है ये। जिमी कार्टर यूएसए का प्रेसिडेंट था। तो इसने क्या किया, यूएसए के जो प्रेसिडेंट था या यूएसए की जो पेंटागन थी या जो भी है उनका स्टेट डिपार्टमेंट, उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए। ऑपरेशन का नाम पूछा जाएगा आपसे, ऑपरेशन ईगल क्ला।
ईगल क्लास CLAW 1980 की ये बात है। 1980 की बात है। ऑपरेशन ईगल क्ला के नाम से अमेरिकियों ने ईरान में ऑपरेशन करने की कोशिश की। ऑपरेशन नाकाम हो गया। मौसम ऐसा था या जो है ना अंधेरा था, जिस वजह से भी है उनका जो हेलीकॉप्टर थे एक दो रास्ते में क्रैश हो गए और वो डेस्टिनेशन तक जब पहुंचे, उन्होंने जो ऑपरेशन करना था तब तक ईरानियों को खबर मिल गई थी। ऑपरेशन नाकाम हो गया, वो अपने बंदों को नहीं छुड़ा सके। इस वजह से जिमी कार्टर इलेक्शन हार गया था इसके बाद। तो खैर इस तरह से फिर वो 1981 के अंदर जो इनके लोग थे छोड़े गए। 1981 के अंदर 444 दिनों के बाद उन लोगों को छोड़ा गया था। तो ऑपरेशन ईगल क्ला कहाँ हुआ? ईरान में। अमेरिका ने अपने जो मेंबर थे, अपने जो लोग थे एम्बेसी के, उन्हें छुड़ाने के लिए ऑपरेशन किया था। तो ये थोड़ा सा आपको मैंने ईरान के इनकलाब के हवाले से बताया। कौन था प्रेसिडेंट उस वक्त? यूएसए का जिमी कार्टर था। ठीक हो गया। अब जरा हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारा हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में जंग लग गई है। इसे मैं रेज कर देता हूं। स्पीड तेज तो नहीं है मेरी? हाँ जी। अफगान वार की हेडिंग दे लें। 1979 से लेके 1989 तक ये जंग का टेन्योर है। ये इस जंग का टेन्योर है अफगान वार का। थोड़ा सा पानी दे मुझे। अफगान वार का जो टेन्योर है वो ये है बेटा। अब अफगान वार को जरा हम देख लेते हैं। मैप अगर आप देखें तो उसमें रशिया जो है ये अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ टच करता था। अब नहीं करता, पहले जब ये यूएसएसआर था उस वक्त। तो मैंने बताया आपको पहले ही कि वो बेसिकली जंग हो रही थी दो आइडियोलॉजी की। रशिया चाहता था उसकी आइडियोलॉजी कम्युनिज्म फैलती जाए दूर दूर तक, मैक्सिमम मुल्क जो है उसकी आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करे, उसके निजाम को अडॉप्ट करे। अमेरिका उसे रोकने के लिए सामने खड़ा अपने अलायंस बना, और पाकिस्तान अमेरिका के साथ था। अब अफगानिस्तान जो था, अफगानिस्तान इसके अंदर जो था अमेरिका की अलायंस की गवर्नमेंट थी। वो गवर्नमेंट थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई, तो वहां जो गवर्नमेंट नहीं बनी वो बनी, वो रशिया ने बना ली। कम्युनिज्म के उसकी जंग थी ना, बेसिकली कम्युनिस्ट जो थी वो गवर्नमेंट बन गई, उसे रशिया सपोर्ट कर रहा था। अफगानिस्तान के अंदर एक और मुल्क अमेरिका के हाथ से निकल गया, वो रशिया के कैंप में चला गया। अब उनकी अपनी खाना जंगी थी अफगानियों की, उस पार्टी के अंदर भी। तो प्रेसिडेंट था हाफिज उल अमीन। लिखे, पूछा गया सवाल पेपर में, हाफिज अल अमीन। इस सितंबर 1979 में आया था ये, और दिसंबर 1979 में इसे कत्ल कर दिया गया था। 27 दिसंबर। वैसे डेट याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, वैसे मैं बता रहा हूं। जो डेट मैंने आपको याद करवानी है वो मैं आपको बताता हूं, ये इसलिए मैंने डेट लिखी है। अब ये आया सितंबर से 1979 में। कम्युनिस्ट था, रशिया के प्रो था ये। तो इसे असैसिनेट किया जाएगा 27 दिसंबर को। इसकी गवर्नमेंट को गिरा दिया गया था, मतलब इसके खिलाफ बगावत हो गई थी। रशिया इसे रखना चाहता था, इसे सेव करना चाहता था। तो जब इसके खिलाफ बगावत हुई तो इसे बचाने के लिए 24 दिसंबर 1979 को रशिया ने हमला कर दिया अफगानिस्तान में। 24 दिसंबर 19, ये डेट याद, ये वाली डेट याद रखनी है आप। ये पूछता है पेपर में कि रशिया ने कौन सी डेट को हमला किया था और किसकी गवर्नमेंट को बचाने के, या किसको उस वक्त जब रशिया ने अटैक किया उस वक्त रशिया का, इसका अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट कौन था? तो हाफिज अल अमीन जो था रशिया का, कह रहा हूं
अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट था उस दौर में 27 दिसंबर तक यही है ना, तो 24 दिसंबर को जो है ना क्या किया, अटैक कर दिया। ये 24 दिसंबर वाली डेट याद रखेंगे, 24 दिसंबर 1979 को अटैक हो गया और इस तरह से 30,000 फौजी आए पहले, फिर बाकी आए, फिर बाकी आए। इस तरह से मामला हमला हो गया। अब साथ बैठा हुआ था पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ, उधर से अमेरिका का मुल्क निकल रहा था, अमेरिका के हाथ से एक और कंट्री निकल रहा था। तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने भी तो कुछ ना कुछ करना था। कौन बैठा हुआ प्रेसिडेंट, जिमी कार्टर। कौन बैठा है, जिमी कार्टर बैठा हुआ। पाकिस्तान में कौन आ चुका है इस वक्त, हाँ जी, अमीर उल मोमिनीन जनाब ज़ियाउल हक साहब आ चुके हैं। अमीर उल मोमिनीन वो खुद लिखवाते थे अपने साथ, मैं इसलिए कहता हूं अमीर उल मोमिनीन बनना उन्होंने शुरू कर दिया हुआ था, मजहब को बेचना शुरू कर दिया हुआ था। खैर जी, इस तरह से जो है ना क्या हुआ जी, हाफिज साहब कह रहा हूं, जनाब ज़ियाउल हक साहब जो है पाकिस्तान में ही है, और उधर से अमेरिका है, और इधर से रशिया आ गया। अब अमेरिका जो था वो डायरेक्टली तो अफगानिस्तान में अपनी फौजें नहीं उतार सकता था, पाकिस्तान उनके कैंप में था, तो पाकिस्तान के जरिए वो जो अफगानिस्तान के अंदर कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट थी उनके अपोजिट धड़ा भी तो था ना, अपोजिट ग्रुप भी तो थे तालिबान के नाम पे। वो तालिबान मतलब कहलवाए आगे चल के, और वो बहुत सारे लोग उनके जो है ना पाकिस्तान के यहाँ मदरसों में पढ़ते थे। तो इस तरह से जो है ना एक पूरी फौज तैयार की गई पाकिस्तान में, उनकी ट्रेनिंग हुई, असला दिया अमेरिका ने, पैसा भी दिया, हम उस डायरेक्टली उस जंग का हिस्सा बने, और हमने उन मुजाहिदीन को ट्रेंड किया, और हमने कहा कि लड़ो अफगानिस्तान के इसके खिलाफ, रशिया के खिलाफ। ये तो बिद्दती लोग हैं, ये तो जो है ना जी मजहब से आउट है, सेकुलर हैं, ये तो इस्लाम के भी खिलाफ हैं। और नैरेटिव हमें फिर ये कुछ ना कुछ तो हमने भी तो बनाना था ना। हमने फिर ये बनाया कि रशिया बेसिकली वो पाकिस्तान पे हमला करना चाहता है, वो गर्म पानियों का इशू है, तो वो फिर अफगानिस्तान में बलूचिस्तान में हमला करेगा और वहां तक वो पहुंच जाएगा। अगली बारी पाकिस्तान की है, और कोई वईद नहीं है कि वो हमला कर देता है, क्योंकि हम उसके खिलाफ खड़े थे, हम तो अमेरिका के साथ है ना, अगला हमला वो कर भी सकता था। तो हमारी अपनी सर्वाइवल की जंग भी थी, खैर जो भी है बारकैफ, हम उस जंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए, और फिर वो जो मुजाहिदीन थे वो यहाँ से गए ट्रेन होकर, वो रशिया के खिलाफ लड़ना शुरू। और आहिस्ता 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 जो जंग थी जब वो लंबी होती चली गई, रशिया कमजोर होता चला। जब भी जंग लंबी होती है तो आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी तो जंग में इस्तेमाल हो रहे होते हैं ना, पैसा भी तो लग रहा होता है, फौजियों की मूवमेंट, उनका खाना, बाकी मसाइल। अब 10 साल तो जंग लंबी हो गई है, इससे ज्यादा और क्या हो। रशिया कमजोर हुआ फाइनेंशियली, जो बाकी रियासतें साथ जुड़ी हुई थी, 14 स्टेट्स थी जो यूएसएसआर में रशिया के साथ अटैच थी, उनके फौजी भी लड़ रहे थे। उन रियासतों में आवाज उठना शुरू हुई, तुम्हारी जंग है रशिया की, हम क्यों लड़े, हम क्यों उसकी कीमत चुकाएं। खुराक की शॉर्टेज होने लगी, तो वो रियासतें सारी अलग हो गई, यूएसएसआर आगे चल के टूट जाए। ये जंग खत्म तो हो गई थी 1979 में, रशिया यहां से निकल गया था, लेकिन जो यूएसएसआर था ये वाला, यूएसएसआर निकल गया 79 में, यहां से हार गया था जंग। लेकिन यूएसएसआर ब्रेक कब हुआ, टूटा कब, 26 दिसंबर, ये डेट भी याद रखेंगे, 1991, 26 दिसंबर 1991 को जो रशिया था, यूएसएसआर जो था, ये रशिया प्लस 14 कंट्रीज में टूट गया। जो यूएसएसआर था वो टूट गया टोटल 15 मुल्कों में, जिसमें से एक मुल्क रशिया था और 14 और मुल्क थे। ये सवाल बना है कि यूएसएसआर कितने मुल्कों में ब्रेक हुआ, 14 में, 15 में, इस तरह से पूछा, 13 में। तो यूएसएसआर भी टूट गया।
14 मुल्क अलग हो गए यूएसएसआर से, रशिया से, और फिर इसका कहानी खत्म हो गई। जो कम्युनिज्म थी, जो सोशलिज्म थी, वो हार गई, वो खत्म हो गई, और जो कैपिटलिज्म थी वो रह गई। यूएसए जो था वो विनर था, अब वो सुपर पावर बन चुका है, उसके मध्य मुकाबला अब कोई नहीं है। इसके बाद ठीक हो गया। तो ये आपकी सारी अफगान वार थी जो मैंने आपको बताई, जो यहाँ से सवाल बन सकते हैं। हम इस कैंप में रशिया के साथ, अमेरिका के साथ थे। जब उन्होंने, अमेरिका ने हमें कहा ना कि पैसे हम आपको देते हैं इतने, तो आप ये जंग लड़ें, इधर से भी जियाउल हक साहब थे। जियाउल हक साहब ने कहा जनाब ये तो जो आप काम हमसे लेना चाह रहे हैं ना, ये तो उसके पीनट्स भी नहीं है, पीनट का लफ्ज यूज किया गया था। तो कहा यह जाता है जिमी कार्टर के पीनट के बागात थे। बड़ा शर्मिंदा हुआ था, वो समझ रहा शायद ये पीनट उसकी बात हो रही है, मेरे बागात की। तो पीनट इनका मतलब था कि कुछ भी नहीं दे रहे हो आप हमें। तो इस तरह से जिमी कार्टर का ये मतलब ये दौर में जंग शुरू हुई थी, सवाल बनता है। इसी दौर में वो कैंप डेविड एग्रीमेंट भी हो रहा है, जिमी कार्टर करवा रहा है। कैंप डेविड लिखिए जरा, डेविड एग्रीमेंट 1978 की बात है। ये पूछता है कैंप डेविड एग्रीमेंट कब हुआ, तो 1978 की ये बात है। कैंप डेविड एग्रीमेंट कब हुआ? कैंप डेविड एग्रीमेंट 1978 में। ये इजिप्ट और इजराइल के दरमियान में मुआहदा था, करवाने वाला जिमी कार्टर था। ये पहला अरब मुल्क था, मिस्र, इजिप्ट, जिसने इसराइल को तस्लीम किया था। इस तरह से सवाल बनेगा। पहला अरब मुल्क इजिप्ट था जिसने इसराइल को तस्लीम किया था। ये फोर्स किसने किया? जिमी कार्टर ने किया। किसमें? कैंप डेविड एग्रीमेंट में। ठीक है, तो कैंप डेविड एग्रीमेंट के बारे में आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे हम थोड़ा सा। तो ये इस दौर के वाकयात थे। अब इसमें इराक भी एक प्लेयर है, और गल्फ वार को थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि गल्फ वार भी तो इसी का हिस्सा था ना। उसके बाद फिर इसकी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की गवर्नमेंट बनेगी, फिर 9/11 होगा, फिर अमेरिका दोबारा आ जाएगा, वो सारा हम देखेंगे। इसे मैं रेस करता हूं। अच्छा, हम पहले डिस्कस कर लेते हैं इराक अटैक ईरान। इराक ने भी अटैक कर दिया था ईरान में, या इराक ईरान वार करने, इराक ईरान वार करने। 1980 से लेकर 1988 का साल है इनकी जंग का। इनकी जो जंग है ईरान की और इराक की, इसका साल एक दफा फिर मैं काउंटर चेक कर लेता हूं। मेरा ख्याल है यही है। एक मिनट रुकिएगा जरा। हाँ ये है, ठीक है बेटा, ईरान इराक वार का साल यही है। अब मैंने आपको बताया कि अच्छा, इराक में कौन बैठा हुआ? सदर सद्दाम बैठा हुआ है, सद्दाम हुसैन बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? सद्दाम हुसैन डिक्टेटर था, अमेरिका का पिट्ठू था। ये भी अमेरिका ने बिठाया हुआ था इसे। और जब ईरान में इनकलाब आया, अमेरिका के खिलाफ गवर्नमेंट बनी, तो फौरन अमेरिका ने इशारा किया सद्दाम हुसैन को कि वो ईरान पे हमला कर दे, इंगेज करना था ना। तो सद्दाम हुसैन ने क्या किया? ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, अमेरिका के कहने पे। ये जंग चलती रही 1988 तक, और उसके बाद इस जंग का कोई नतीजा नहीं निकला, कोई भी नहीं जीत सका। बस जंग चलती रही, ईरान को इंगेज करना था, वो इन्होंने किए रखा। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं गल्फ वार। गल्फ वार को देखें जरा। 1990 से लेकर 1991 गल्फ वार के अंदर
इराक ने अटैक कर दिया। कुवैत कुवैत पे अटैक कर दिया, ये भी अमेरिका के कहने पे किया था इसने। इराक ने अटैक कर दिया, सद्दाम ने अटैक कर दिया कुवैत। असल में मसला तेल का था, तो अमेरिका यहाँ अपनी हजमनी चाह रहा था, तो इसने अटैक तो कर दिया। बाद में जो है ना, अमेरिका ने इराक से कहा, सदर सदाम से कहा कि बाहर निकल जाओ। अब सदर सदाम ने कहा कि भाई ये क्या है, कभी कहते हो हमला कर दो, कभी कहते हो निकल जाओ। मैं नहीं निकल रहा। वो सामने खड़ा हो गया अमेरिका के। फिर बात ये है कि या तो वो आपको लेके ना आए होते, आपको लेके आए हैं, तो उनकी बात मानो। तो जब इसने नहीं मानी, फिर इसका साथ हशर किया अमेरिका ने। तो ये हुआ ये कि जब ईरान ने अटैक करके कुवैत का बहुत सारे इलाके में कब्जा कर लिया सदर सदाम ने, फिर सऊदी अरब ने, बरतानिया ने, अमेरिका ने कुवैत के साथ मिलकर दोबारा अटैक किया वापस इराक पे। सदर सदाम ने अपनी अवाम की और बाकी मुल्कों की जो थी अटेंशन लेने के लिए इसने फ्रंट खोल लिया। किसके साथ? इसराइल के साथ। इसराइल के साथ इसने फ्रंट खोला, मतलब ताकि पता लगे कि भाई अमेरिका ने इसलिए मेरा साथ छोड़ दिया या हमारे साथ नहीं दिया क्योंकि मैं इसराइल के खिलाफ था। वो मजहबी चुरन जो बेचना होता है। तो इस तरह से रिजल्ट ये निकला इराक के जंग हार गया। साफ जरा उधर अमेरिका साथ साथ शामिल हो गया कुवैत के, सऊदी अरब कुवैत के साथ हो गया, साथ बढ़ने लगता है कुवैत के साथ सऊदी अरब का। बरतानिया भी इनकी सपोर्ट में आ गया, सदाम हुसैन अकेला हो गया। उधर से इसराइल भी इसने अपने मुखालिफ बना लिया। उसके बाद सदाम हुसैन जंग हार गया। सदाम हुसैन को आपको फिर फांसी दी गई थी, बाद में इसके ऊपर केस चलाए गए थे और उसके बाद इसे फांसी दे दी गई थी। अमेरिका ने ही फांसी दी थी। ठीक हो गया। तो ये आपको जरा गल्फ वार क्लियर हुई। गल्फ वार का मतलब है इराक की और कुवैत की जंग, 90 से लेकर 91 तक ये चलती रही। इसमें इराक ने अटैक किया था कुवैत पे, कुवैत को सपोर्ट किया था सऊदी अरब ने, अमेरिका ने और बरतानिया फ्रांस ने। इराक ये जंग हार गया था। ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा इस गल्फ कंट्रीज के हवाले से था। अब जरा हम देख लेते हैं अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। रशिया टूट गया है, यूएसएसआर टूट गया, वारसा पैक्ट खत्म हो गया 26 दिसंबर 1991 को। वो जो सामने खड़ा था एक दुश्मन, कोल्ड वार खत्म हो गई। कोल्ड वार का जो दौर था वो खत्म हो गया 1991 में। एक ही पावर बचा रहा, अमेरिका। नेटो आज तक है, इसे मैं रेज कर देता हूँ। अब जरा हम डिस्कस कर लेते हैं जी अफगानिस्तान की सूरत हाल, क्योंकि अमेरिका इसमें एक पार्टनर था। तो 1996 तालिबान गवर्ट इन अफगानिस्तान। सवाल बनेगा अफगानिस्तान में तालिबान की पहली गवर्नमेंट कब बनी? 1996 में बनी। मुल्ला उमर जो था, ये जो था हेड ऑफ द स्टेट बना था, और इस गवर्नमेंट को, तालिबान की गवर्नमेंट को 3 मुल्कों ने एक्सेप्ट किया था। पूछता कितने मुल्कों ने एक्सेप्ट किया था पहली गवर्नमेंट को? 3 मुल्कों ने। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 सऊदी अरेबिया, नंबर 3 जो था वो यूएई। इन 3 मुल्कों ने तालिबान की पहली गवर्नमेंट को, मुल्ला उमर की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर लिया था। मुल्ला उमर के साथ था ओसामा बिन लादेन। उसामा बिन लादेन बेसिकली ये सऊदी था। बेसिकली ये क्या था? सऊदी रिहायशी, मतलब वहां का रेजिडेंट था। और अफगान वार में ये कहा कि
था और अफगान वार में ये कहा कि एक्टिव मेंबर बना था और रशिया के खिलाफ लड़ा था। ये स्टेट गेस्ट हुआ करते थे तालिबान भी, मुल्ला उमर भी, उसामा बिन लादेन भी, अमेरिका के, अमेरिका का स्टेट गेस्ट हुआ करते थे। अमेरिका पूरी तरह ने सपोर्ट करता था अफगान, क्योंकि ये अफगानी उसके रशिया के खिलाफ लड़ रहे थे। स्पेशली से उसामा बिन लादेन को वहां से भेजा गया था इसने अपना। ये अमीर तरीन आदमी था। अभी भी बिन लादेन कंपनी आपको पता है सऊदी अरब, किसी का बेटा चला रहा है, वो देख रहा है। तो ये अमीर तरीन आदमी था, इसने पैसा भी दिया तालिबान को और पूरी जंग में हिस्सा भी बना, मतलब आदमी था। खैर जी, उसामा बिन लादेन, मुल्ला उमर, इन्होंने पूरी गवर्नमेंट बनाई। बेसिकली मुल्ला उमर था सामने, उसामा बिन लादेन तो पीछे था बैक पे। तो गवर्नमेंट बन गई। अब अमेरिका को अपना खतरा शुरू हो गया, ये मजहबी यहाँ पे गवर्नमेंट आ गई तो मेरा तो ख्वाब नहीं पूरा होता इस रीजन में। फिर आगे चल के होगा क्या जी, 9/11 आगे चल के क्या होगा, 9/11 होगा 2001 की बात है। 9/11 2001, 9/11 का मतलब 9 नवंबर नहीं है, 11 का मतलब मंथ नहीं है, 11 डेट है 11, और ये मंथ है सितंबर 2001। ये बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, मैं खुद कंफ्यूज होता था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 9/11 का मतलब ये नहीं है कि 9 तारीख है, 11 मंथ है और 2 साल 2001, ऐसा नहीं है। 11 तारीख थी, महीना सितंबर का था, 11 सितंबर 2001 की डेट एग्जैक्ट याद रखनी है। तो क्या हुआ, 4 जहाज उड़े, जिनमें से 2 जो थे वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ जाके टकराए, एक पेंटागन के साथ जाके टकराया और एक को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अमेरिका की बात हो रही है। पैसेंजर ट्रेन थे, हाईजैक किए गए थे वो, जिसका इल्जाम लगाया गया उसामा बिन लादेन डायरेक्टली। मुल्ला उमर पे नहीं लगा था, उसामा बिन लादेन पे लगाया, अलकायदा पे लगाया गया कि इन्होंने जो है ना क्या किया जी, ये सारा कुछ किया। इस सारे एपिसोड में कहा यह जाता है 3000 अमरीकी मारे गए। पेंटागन क्या है, पेंटागन बेसिकली उनके मिलिट्री का आप कह ले हेडक्वार्टर है। मैंने आपको कल ही बताया, जिस तरह हमारा GHQ है, उनका पेंटागन है। मिलिट्री का सारी जो कमांड है वो सारी पेंटागन से होती है। इस तरह की हस्त पहले इस तरह से हस्त तो नहीं, पेंटा इस तरह की बिल्डिंग है, 5 कोनों वाली, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना जी, इल्जाम लगाया गया इनके ऊपर और मुल्ला उमर को कहा गया कि हमें उसामा बिन लादेन दो आप। मुल्ला उमर ने कहा कि मुझे सबूत दो। उन्होंने सबूत देने की कोशिश की लेकिन नहीं दे पाए। मुल्ला उमर ने कहा भाग जाओ, मैं कैसे दे दूं आपको। फिर वो खुद अमेरिका ने क्या कर दिया, नेटो को लेके आया अपने साथ। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका ने हमला कर दिया अफगानिस्तान। ये डेट याद रखना है, 7 अक्टूबर वाली भी और ये वाली डेट पूछता, एग्जैक्ट डेट पूछता। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका ने, नेटो के जो मुल्क थे 27-28, उस वक्त 27-28 थे, अब तो 32 हो गए ना। आखिरी मुल्क स्वीडन है जिसने भी ज्वाइन किया नेटो। उन्हें लेके आया और अफगानिस्तान पे हमला कर दिया। तालिबान की गवर्नमेंट को खत्म कर दिया गया। वहां पे जमहूरी हुकूमत इन्होंने कायम करने की, करजाई, हामिद करजाई की गवर्नमेंट थी मेरे ख्याल से, शायद जो भी थी बार क्या, इन्होंने एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लॉन्च करने की कोशिश की और एक मतलब है कि इस तरह से मामला को लेके चले। और इस दौरान उसामा बिन लादेन को 2011 में 2 मई 2011 को पाकिस्तान में उसे मार दिया गया। और डेट लिखने, ऑपरेशन का नाम भी लिखने उसामा बिन लादेन को जो मारा गया, ऑपरेशन सर्च लाइट है, ऑपरेशन नेपच्यून सफेयर है, ऑपरेशन नेपच्यून सफेयर।
2 मई 2011 को एबटाबाद के अंदर वो छुपा हुआ था, वहां अमेरिका के जहाज आए, उन्होंने ऑपरेशन किया, अमेरिका को उसे उसामा को मारा और उठा के ले गए। लाश को कहा जाता समंदर में फेंक दिया गया। और इस तरह से जो था इनका चैप्टर क्लोज हुआ उसामा बिन लादेन का। और उसके बाद अमेरिका अल्टीमेटली मुआहदा करके यहाँ से निकल गया अफगानिस्तान से। मैं रेस कर देता हूँ मुआहदे का भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि उसके बारे में भी सवाल बन जाता है। इसे मैं रेस कर देता हूँ। जी, ऑपरेशन का नाम है जी दोहा एग्रीमेंट। उनतीस फरवरी 2020 29 फरवरी 2020 को दोहा अकॉर्ड हुआ। दोहा एग्रीमेंट या दोहा अकॉर्ड कहेगा। ठीक है, दोहा किसका कैपिटल है? कतर का कैपिटल है, कतर का। ये भी सवाल बना है कि कतर में तालिबान का जो ऑफिस था वो किधर था? कतर में था। कब खोला गया? 2013 में। दोनों सवाल बने हैं बेटा। तालिबान का वाहिद इस जंग के दौरान जो हेड ऑफिस था वो कहाँ पे ओपन था? कतर के अंदर दोहा में। कब ओपन किया गया? 2013 में। ठीक हो गया। तो दोहा में ये एग्रीमेंट हुआ तालिबान के दरमियान में, मुल्ला बरादर से तालिबान की तरफ से, उधर से अमेरिका की तरफ से ज़ल्मे खलीलजाद। ज़ल्मे खलीलजाद का पूछता है पेपर में, ज़ल्मे खलीलजाद। ये तालिबान अमेरिका की तरफ से था नुमाइंदा, इधर से मुल्ला बिरादर थे। और ये मुआहदा हुआ और इस तरह से अगस्त 2021 के अंदर अमेरिका यहां से निकल गया अफगानिस्तान से। अब दोबारा अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट है, जिससे अभी तक किसी मुल्क ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो ये मेन इवेंट थे जो मैंने आपको करवाया। अब जरा अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं तरतीब से वो देख लेते हैं, उनके साथ रिलेटेड जो इवेंट हैं जिनके बारे में कमीशन पूछता है वो भी हम साथ साथ करते हैं। इनमें से कितने पाकिस्तान आए, सबसे पहले कौन आया पाकिस्तान, कितने जो है ना उनके ऑफिस में कत्ल किए गए, गोली मारी गई, वो जरा देखते हैं। फिर इनकी जो पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और जो है ना सेनेट, कितने उनके मेंबर हैं वो जरा देख लेते हैं। करंट फिर इलेक्शन जो हुए हैं उसकी बात कर लेते हैं। इस तरह से हमारा ये यूएसए से जान छूट जाएगी। इसे मैं रेस करता हूँ। कल फिर हम इंशाल्लाह साउथ अमेरिका करेंगे और फिर अफ्रीका और बाकी कॉन्टिनेंट की तरफ चले जाएंगे। ठीक है बेटा। तो जरा यूएसए के प्रेसिडेंट देखें। कोल्ड वॉर के दौर में, मतलब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद हमने सारे देखने हैं, एक भी नहीं छोड़ना। उससे पहले सिर्फ वही थे जो मैंने आपको बताए। एफडी रोजवेल्ट का मैं आपको बता चुका हूं। इसका टेन्योर 1933 से लेके 1945 तक टेन्योर, सबसे लंबा टेन्योर। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ा चुका हूं, कोई और चीज बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दूसरे नंबर पे ट्रू मैन, बस हिंट बना के याद करें। ट्रू मैन 1945 में आया था और 1953 तक रहा। इसका जो इवेंट याद रखना, एटम बम गिरवाए थे इसमें। ठीक है, इसके बाद आया था जी नेक्स्ट डी आइजनहोवर। डी आइजनहोवर, डी आइजनहोवर के बारे में जरूर याद रखना है आपने। ये आया जी 8 साल करके जाएगा, अभी भी 1953 में आया। इनकी पार्टी याद रखने की जरूरत नहीं है। एफडी रोजवेल्ट की डेमोक्रेटिक पार्टी थी, ये याद रखनी है। जिसकी पार्टी याद रखनी होगी बता दूंगा आपको मैं, अगर करना चाहें तो आपकी मर्जी है कर लें। डी आइजनहोवर 53 में आया और 1961 तक ये रहेगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पाकिस्तान आया था।
ये पहला प्रेसिडेंट जो जिसने पाकिस्तान का विजिट किया, सवाल ये बनेगा। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो पाकिस्तान आया 1959 में ही ये पाकिस्तान आया। यूएसए का पहला प्रेसिडेंट जिसने पाकिस्तान को विजिट किया डीडी आइजनहोवर था। ये सवाल रिपीट हुआ है पेपर में, 1959 में ही आया था। इसके बाद जेएफ कैनेडी, जेएफ कैनेडी 1961 में आया, 1963 में से गोली मार दी गई। यंगेस्ट प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूएसए वाज किल्ड इन हिज ऑफिस। तो ये जेएफ कैनेडी था। इकसठ में या 63 में से गोली मार दी। उसके बाद जॉनसन आया था। ये इसके बारे में ये सवाल बनेगा। यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए का पूछा जाए, आखिरी प्रेसिडेंट यूएसए का जिसे गोली मारी गई जेएफ कैनेडी का, या जी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान कौन था यूएसए का प्रेसिडेंट? कैनेडी था। इसने अपना रोल प्ले किया था, जबरदस्त आदमी था। उसके बाद कैनेडी के बाद जॉनसन आया था। जॉनसन साहब आए 1963 में और 1969 तक ये रहा। ये दूसरा प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान आया 1967 में। दूसरा प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान आया जॉनसन था, 1963 में आया, 69 तक ये रहा पाकिस्तान। ये पाकिस्तान आने की डेट लिख रहा हूं मैं, ये पाकिस्तान आने की डेट लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास, जॉनसन के बाद आया रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन 1969 में आया और 1974 तक ये रहा। रिचर्ड निक्सन के बारे में सवाल बनता है, ये पाकिस्तानी भी आया था। तीसरा प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान है 1969 में ही आया था। इसके बारे में मशहूर सवाल बनता है कि वो कौन सा प्रेसिडेंट था जिसके खिलाफ वाटर गेट स्कैंडल आया था। देखिए जरा, वाटर गेट स्कैंडल, तो ये रिपब्लिकन पार्टी से था। ये रिपब्लिकन पार्टी से था। वाटर गेट स्कैंडल कब आया? सवाल बनता है 1972 में आया था। वाटर गेट स्कैंडल का साल 1972 में। तो इसका सवाल यही बनता है कि अमेरिका की हिस्ट्री का वाहिद प्रेसिडेंट जिसने रिजाइन किया था, रिजाइन आर से रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन था पहला प्रेसिडेंट यूएसए, पहला और आखिरी प्रेसिडेंट जिसने रिजाइन किया था। कब रिजाइन किया था? ये सवाल बनता है 74 में रिजाइन किया था। क्यों किया था? इसके खिलाफ वाटर गेट स्कैंडल आ गया। वाटर गेट स्कैंडल क्या था? इसने अपने मुखालिफिन की इलेक्शन के दौरान जो बातचीत हो रही होती है, आपस में कम्युनिकेट लोग कर रहे होते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग करवा ली थी बगैर उनकी इजाजत के। उनकी कॉल रिकॉर्डिंग करवाई, उनकी जासूसी करवाई। इस तरह कहने जासूसी करवाई इसने। अंदाजा लगाएं कितना जबरदस्त उनका निजाम है कि सिर्फ जासूसी करवाने पे उनके खिलाफ इम्पीचमेंट शुरू हुई। उन्हें सजा देने जा रहे थे उनकी पार्लियामेंट, उसने खुद ही रिजाइन कर दिया। ठीक हो गया, वाटर गेट स्कैंडल क्लियर हो गया। इसने अपने मुखालिफ पार्टी की क्या की? जासूसी करवाई थी, उनकी रिकॉर्डिंग करवाई थी ताकि पता चलता रहे कि वो क्या कर रहे हैं। तो इसलिए इसे रिजाइन करना पड़ा 74 में। इसके बारे में यही दो सवाल बनते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे इसके साथ, लेकिन जंग भी इसी दौर में हुई। हमारा ईस्ट पाकिस्तान भी इसी के दौर में अलग हुआ। कोई सपोर्ट तो नहीं की इसने हमारी खास। खैर जी, निक्सन तक हो गया क्लियर। निक्सन के बाद आएगा गेरलार्ड फोर्ड। फोर्ड के नाम से याद रख लेंगे आप, तो कोई ऐसा सवाल नहीं बनता।
बस उसने गैप इससे जाना पड़ा था, उसकी जगह पे वो आ गया था। मतलब कोई इलेक्शन लड़के नहीं आया था, वो नॉमिनेट जिस तरह कर देते हैं, इसके बाद किसी न किसी ने तो आना था ना रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, तो उसे ले आया गया था। फोर्ड, FORD, फोर्ड लिख लें, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गेरलार्ड फोर्ड था जी उसका नाम। 1974 से लेके 1977 तक इसका टाइम होता। इसके बाद जिमी कार्टर आया था। ये अगर याद नहीं होता छोड़ देना, कोई मसला नहीं, इसे आप छोड़ सकते हैं, बाकी नहीं छोड़ने आपने। एक एक लाइन जो बता रहा हूं इन्हें याद रखने के लिए, वो याद रखेंगे तो प्रेसिडेंट के नाम याद रह जाएंगे। इनका टेन्योर याद ना रहे, छोड़ देना, कोई मसला नहीं। इनकी तरतीब याद रखना, कोई ना कोई इवेंट बना के। ठीक, अगर आपको ये नहीं याद हो रहे, वैसे याद हो जाने चाहिए कि एक जा रहा है, दूसरा आ रहा है, दूसरा जा रहा है तो तीसरा आ रहा है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो 4 साल टर्म होगी या 3 साल 8 साल होगी, ठीक है, इसे मैं रेज कर देता हूँ। अब आ गया जिमी कार्टर, अब आ गया जिमी कार्टर। अब हम यहाँ देखते जा रहे हैं कौन कौन सा प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहा है, वो भी साथ हम देखते जा रहे हैं। जिमी कार्टर, नाइनटीन 77 से 1981 तक, 77 से 81 तक। इसके दौर में मैंने आपको बताया ऑपरेशन ईगल कला, ईरान में इनकलाब, अफगानिस्तान की जंग, कैंप डेविड एग्रीमेंट इसी के दौर में हुआ था। जियाउल हक ने कहा था कि पीनट दे रहे हो हमें, आप पीनट से याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आ गया था जी हमारे पास रोनाल्ड रेगन। इसके बारे में जरूर सवाल बनता है, रोनाल्ड रेगन। रेगन साहब के बारे में सवाल यह बनता है कि अमेरिका की हिस्ट्री का वाहिद प्रेसिडेंट जो एक्टर था, रोनाल्ड रेगन साहब एक जबरदस्त किस्म के एक्टर थे, इनकी मूवीज मिल जाएंगी आपको। तो ये यूएसए के प्रेसिडेंट बने 1981 से लेके 1989 तक, 8 साल इसमें गुजारे रोनाल्ड रेगन साहब जो थे। रोनाल्ड रेगन का एक ही सवाल बनेगा कि वो कौन सा प्रेसिडेंट यूएसए की हिस्ट्री का था जो एक्टर था, जो एक बहुत अच्छा एक्टर था, ठीक हो गया। रेगन के बाद आ गया हमारे पास बुश सीनियर। बुश सीनियर आ गया 1989 से लेकर 1993 तक, बुश सीनियर आ गया। इसके बारे में कोई ऐसा सवाल नहीं है बुश सीनियर के बारे में। बिल क्लिंटन, बिल क्लिंटन साहब जो थे ये आए फिर 1993 से लेकर 8 साल जमा करें इसमें, 8 साल जमा, 8 और 3 11, 2001 तक, 2001 तक बिल क्लिंटन साहब थे। ये चौथा प्रेसिडेंट है जो पाकिस्तान आया सन 2000 में, चौथा प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान आया बिल क्लिंटन था 2000 में, मुशर्रफ के दौर में। बिल क्लिंटन के बाद बुश जूनियर आ गया था, बुश जूनियर 2001 से लेके 2009 तक। इसके दौर में सारी जंगें शुरू हुई। 9/11 इसके दौर में हुआ, 9/11 इसके दौर में हुआ। अफगानिस्तान में अटैक इसने करवाया था, बुश जूनियर, जंगें शुरू इसने की थी। फिर आप देखेंगे जो इराक के ऊपर हमला हुआ, इराक पे हमला हुआ 2007 में, 2003 में। पूछता है इराक पे अटैक कब किया गया? 2003 में अटैक किया गया इराक पे। अफगानिस्तान पे अमेरिका ने अटैक कब किया? 2001 में। इराक पे कब अटैक हुआ? 2001 में। अच्छा, इराक में जरा एक सवाल और लिखे, इराक का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो कब बर्बाद किया गया? 1981 के अंदर इजराइल ने अटैक करके, इजराइल ने 1981 में अटैक करके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था
इराक का सदर सदाम को वो तबाह कर दिया था? ये भी सवाल बनाए। 1981 इराक के ऊपर अमेरिका ने कब हमला किया? 2003 में। सदर सदाम को इन्होंने बिठाया हुआ था, 2003 में हमला करके उसे भी हटा दिया गया, उस पर केस चलाया गया। और 2005 में गालिबन जो है ना, ईद वाले दिन था, मुझे याद आ रहा है, जब उसे फांसी पर लटकाया गया। न्यूज चली थी कि ईद वाले दिन उसे जो है ना फांसी पर लटकाया जाएगा। तकरीबन पाकिस्तान में हर एक जो मजहबी, हम तो उस वक्त छोटे बच्चे हुआ करते थे, तो हम भी उदास थे कि जितना जबरदस्त लीडर उनके खिलाफ जो बोलता था, खड़ा होता था, उसे फांसी पे चढ़ाने की डेट भी ईद के दिन के रखे हुए। बेसिकली तो हमें बाद में पता चला वो तो था ही अमेरिका का पिट्ठू। तो खैर इस तरह से जो है ना एग्जैक्ट 2005 का साल चेक कीजिएगा सदर सदाम की फांसी की डेट, 5 या 6 है, इसी तरह से 5-6 में से कोई डेट है। खैर जी, ये सवाल बना है 2003 वाला, पेपर में जो सवाल आया वो ये वाला है। डेथ का इसका इतना सवाल नहीं पूछा गया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक हो गया जी। बुश जूनियर था 2009 तक, ये भी पाकिस्तान 5वां प्रेसिडेंट। 6 है, 2006 है जी, 2006 में इसे फांसी दी गई थी। अच्छा, बुश जूनियर का जो दौर है पाकिस्तान आया 2006 में, मुशर्रफ के दौर। अब देखें इन सालों के साल, देखें किस दौर में पाकिस्तानी आ रहे हैं। वैसे जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। पाकिस्तान में एक भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के दौरान ये पाकिस्तान इन्होंने आने की जहमत नहीं की। मिलिट्री के दौर में 2000 में मुशर्रफ बैठा हुआ था, 2006 में मुशर्रफ बैठा हुआ है, 69 में याया खान बैठा हुआ था, 67 में अयूब खान बैठा हुआ था, 59 में भी अयूब खान बैठा। यहां से अंदाजा लगाएं कि उनका इंटरेस्ट मिलिट्री के साथ है या फिर सिविलियन गवर्नमेंट के साथ। नारा चाहे लगाते रहे वो डेमोक्रेसी का। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से बुश जूनियर का दौर था ये वाला। बुश जूनियर के दौर में जंगें शुरू हुई ये इराक की और अफगानिस्तान की। उसके बाद बराक ओबामा आ गया, इसे मैं रेस कर देता हूं। बराक ओबामा आ गया। बराक ओबामा का सवाल बनता है एक, बराक हुसैन ओबामा। ये जी 2009 में आया और 2017 तक ये रहा। वाहिद प्रेसिडेंट यूएसए की हिस्ट्री में ब्लैक, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट इन यूएसए, हिस्ट्री ऑफ यूएसए, फर्स्ट ब्लैक। पहला ब्लैक प्रेसिडेंट था ये। ठीक है। इसका नोबेल प्राइज का सवाल आता है, कब मिला इसे? नोबेल प्राइज से मिला 2009 में। 2009 में से प्रेसिडेंट नोबेल प्राइज मिला, पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज मिला। ये डेमोक्रेटिक पार्टी से था। इसके बाद ट्रंप आया, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आया 17 में और 2021 तक रहा। फिर बाइडेन साहब आ गए, जो बाइडेन। हाँ जी, 2001 से 2021 से 2025 तक, 20 जनवरी को अब ये चला गया है बाइडेन। अब फिर ट्रंप आ गया। ट्रंप आ गया 2025 में, ये आया है और ये चलेगा 2029 तक। 2029 तक रहेगा। अगर ये कानून साजी करवा जाता है तो फिर 4 साल और निकाल जाएगा। अगर वो उन्होंने कोई काम दिखा दिया तो फिर ये भी कर जाएगा, फिर नया आ जाएगा। तो इस तरह से ट्रंप साहब जो हैं ये आ गए हैं अब दोबारा से। अमेरिका के 47वें, ये नंबर याद रखना आपने, 47th नंबर के प्रेसिडेंट हैं ये। कौन सी? 47th नंबर के ये प्रेसिडेंट हैं ट्रंप साहब। और इनके साथ जो वाइस प्रेसिडेंट आया है वो जेडी वैंस आया है, जेडी जेम्स डेविड वैंस। ये 50 नंबर का वाइस प्रेसिडेंट है। कौन से नंबर का प्रेसिडेंट है? वाइस प्रेसिडेंट है ये। अमेरिका में प्रेसिडेंट होता है और एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। ठीक है। जेडी वैंस, जे डेविड वैंस इसका पूरा नाम है। 50वें नंबर का ये वाइस प्रेसिडेंट है। ये 47वें नंबर का प्रेसिडेंट है। अब एक बच्चे ने सवाल पूछा हुआ था कि सर
प्रेसिडेंट 47 नंबर का है, वाइस प्रेसिडेंट 50 नंबर का कैसे हो गया? अच्छा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा गौर अगर आप करें तो आपको इसका जवाब अब मिल गया होगा कि प्रेसिडेंट की जो टर्म है वह 4 साल है। बहुत सारे प्रेसिडेंट 2-2 टर्म पूरी करके गए हैं, 8-8 साल रह के गए हैं। तो प्रेसिडेंट के लिए लाजमी तो नहीं है कि अपना वाइस प्रेसिडेंट वही रखें जो वो एक लेके आए थे, की मर्जी है उसकी। 4 साल के बाद वो चेंज कर सकती हैं, 2 साल के बाद भी चेंज कर सकती हैं। वाइस प्रेसिडेंट तो क्या है, उसके प्रेसिडेंट की सवाबदीद पे है ना, या पार्टी की सवाबदीद पे है। पार्टी अगर चाहे तो उसे हटा के उसकी जगह पे नया बंदा खड़ा कर दे। बात समझ आ रही है आपको? ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, परेशान ना हुआ करें। नंबर ही पूछता है, याद रखिएगा, जेडी वैंस और 47वें नंबर का जो है ये प्रेसिडेंट है। यूएसए का जो पार्लियामेंट है उसके 2 हाउसेज हैं, एक अपर हाउस है जिस तरह हमारा पाकिस्तान का अपर हाउस है जिसे हम सेनेट कहते हैं। तो हमारे सेनेट के अब जो मेंबर हैं वो 96 है, 96 हो गए हैं, पहले 100 थे। अमेरिका के 100 है, अमेरिका के जो सेनेटर हैं उनकी तादाद कितनी है? 50 100 है, 100 है। हर एक रियासत से 2 होते हैं, 50 रियासतें हैं, 50 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 100। तो 100 जो है ना उनके टोटल सेनेटर हैं, और 435 435 जो मेंबर हैं वो नेशनल असेंबली के, मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर कितने? 435 हैं। 100 वो हो गए 535, 100 सेनेटर हो गए 535, और 535 और 3 जो है उनकी फेडरल जो टेरिटरी है उसके हैं। तो टोटल इनका जो हाउस कंप्लीट होता है वो 538 के मेंबर से होता है। ठीक हो गया? तो इस तरह से जो है ना ये पूछ लेता है कभी कभी। पार्टी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, 2 पार्टी हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। डी से डेमोक्रेटिक, आर से रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है। और डी से डेमोक्रेटिक, डी से डंकी। एक याद रह जाएगा तो दूसरा आप समझ जाएंगे, हाथी है दूसरे का। ऐसे हाथी, ट्रम्प साहब एक हाथी से कम तो नहीं है, जिधर भी जाएंगे वो रोनते हुए चले जाएंगे बस। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो ये यूएसए के हवाले से था बेटा, तकरीबन मेरे ख्याल से मैंने सारी चीजें आपको करवा दी हैं। कोई एक आधी बात रह गई तो बेटा आपसे माजरत, आप खुद भी अब तो ऐड करने के काबिल हो गए होंगे। अच्छा, इनके इलेक्शन कब होते हैं? नवंबर में होंगे जी। हमेशा इन्होंने कुछ चीजें डिसाइड कर दी थी कि इलेक्शन जब भी होंगे, जमान आसमान इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, इलेक्शन जो होंगे नवंबर का जो फर्स्ट वीक है, पहले वीक का जो पहला ट्यूसडे है, मंगल जो होगा पहला, उस डे को इलेक्शन होंगे। हमारी तरह नहीं है कि मसलियात में पड़ जाएंगे जी, अब ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ जी, कोई नहीं इलेक्शन अभी आगे कर दो, उस तरह का चक्कर नहीं है। प्रॉपर जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, तो उन्होंने कह दिया है तो कह दिया है, इससे ना आगे होंगे ना पीछे होंगे। ठीक है? फर्स्ट वीक नवंबर का पहला वीक का कौन सा? पहला थर्सडे, थर्सडे कह रहा हूं, ट्यूसडे, मंगल। और हर हाल में जो प्रेसिडेंट नया आएगा वो 20 जनवरी को हलफ लेगा, 20 जनवरी को हलफ लेगा। और इनके इलेक्शन लीप ईयर में होते हैं। इलेक्शन कब होते हैं? लीप ईयर में होंगे, मतलब 2024 में हुए, इससे पहले 2020 में हुए थे, अगली दफा 2028 में होंगे, फिर 2032 में होंगे, और अपनी टर्म भी पूरी करके जाएंगे। ठीक है? ऐसा नहीं है कि दरमियान में से चलो जी आप कर जाओ, नया बंदा ले आए, इस तरह से नहीं है उनका निज़ाम, पूरा निज़ाम है। ठीक हो गया बेटा? तो ये थी कुछ चीजें यूएसए के इलेक्शन की वजह से। यहाँ नेफ्टा कर लेते हैं, एक नेफ्टा कर लेते हैं। ये थोड़ा सा इसके बारे में सवाल बन जाता है नेफ्टा के हवाले से, क्योंकि यहाँ थोड़ी बहुत ऑर्गेनाइजेशन भी हम देख लेते हैं। नेफ्टा के बारे में जरा देख लें, पिछले दिन एक पेपर में पूछा हुआ था। NAFTA, नेफ्टा, नेफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नेफ्टा इज एब्रीवेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसका एब्रीवेशन है। 2020 में यह मुआहदा हुआ था, और इसमें कौन कौन से मुल्क शामिल है? 3 मुल्क, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। इन 3 मुल्क से सवाल ये पूछा नेफ्टा में कौन कौन से मुल्क शामिल है।
सवाल ये बना हुआ था। नफ्ता में शामिल है कनाडा, यूएसए और मेक्सिको, इनके दरमियान में ये मुआहदा हुआ था 2020 के अंदर, जिसे क्या गया, नेफ्टा कहा गया, नेफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अच्छा, पैन अमेरिकन हाईवे भी, चले मुझे याद आ गया, उसे भी ऐड कर लें। पैन अमेरिकन हाईवे लिखें जरा, PAN, हाईवे। पैन एम हाईवे भी कहते हैं, पैन एम, अमेरिकन को सिंपली एम भी कह देते हैं, पैन एम हाईवे भी कहते हैं, पैन अमेरिकन हाईवे। ये हाईवे दुनिया की सबसे लंबी हाईवे है, ये वहां से कनाडा से शुरू होकर मैक्सिको तक आ जाती है। इसकी लेंथ तकरीबन जो है ना, जो 48,000 किलोमीटर बताई जाती है। दुनिया की 48,000 किलोमीटर का आपको बताई जाती है इसकी रोड। ये पनामा तक आ जाती है नीचे की तरफ, मैक्सिको से होती हुई पनामा तक आ जाएगी, पैन अमेरिकन हाईवे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी यूएसए के हवाले से, जान छूटी हमारे यूएसए से। जो बच्चे जाना चाहते हैं वो चले जाएं, जिन्होंने सवाल पूछने हैं वो बैठे रहें। कल इंशाल्लाह साउथ अमेरिका करेंगे, साउथ अमेरिका तो एक दिन में हो जाएगा। फिर हम अफ्रीका पे चले जाएंगे, अफ्रीका पे 2 दिन लगेंगे, फिर हम एशिया में घुस जाएंगे। इस तरह से इंशाल्लाह हम चलेंगे। तो अच्छा, इसमें हाँ एक चीज और ऐड कर दूं, अमेरिका के प्रेसिडेंट जिन्हें गोली मारी गई, 4 प्रेसिडेंट गुजरे हैं, मैं आपको लिखवा देता हूँ उनके नाम, उनके बारे में पूछ लेता है, जरा लिखिए, जरा मुझे नाम लिख लें बेटा, इसे मैं रेज कर देता हूँ। एक और बात रह गई, अभी तक यूएसए की हिस्ट्री में 4 प्रेसिडेंट ऐसे गुजरे हैं जिन्हें गोली मारी गई, इसे भी ऐड कर लें। सबसे पहले तो मैंने आपको अब्राहम लिंकन बताया था, एटीन 61 में गोली मारी गई थी, जब ये क्या कर रहा था, मूवी देख रहा गया हुआ था, ड्रामा देख रहे, अमेरिकन क्यूजाइन नामी ड्रामा देख रहा था थिएटर में, तब इसे गोली मारी। पहला प्रेसिडेंट था यूएसए का जिसे गोली मारी गई। उसके बाद दूसरा नाम है गैरफील्ड, गैरफील्ड, GARFIELD। गैरफील्ड को 1881 में गोली मारी गई। इसके बारे में भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो ये ट्रेन पे बैठने लगे थे तब इन्हें गोली मारी गई, जब ये ट्रेन पे बैठने लगे तब इन्हें गोली मारी गई। और उसके बाद है मैकेनले, इन्हें 1901 में गोली मारी गई। माउंट मैकेनले इन्हीं के नाम पे है। 1901 के अंदर जब ये लोगों से मिल रहे थे तब इन्हें गोली मार दी गई थी। और आखिरी JF कैनेडी, 1961 में 63 में गोली मारी गई। ये रैली से खिताब कर रहे थे, रैली से खिताब करने के लिए जब ये निकले तो इन्हें गोली मार दी गई। ज्यादातर सवाल इब्राहिम लिंकन और कैनेडी के बारे में पूछा जाता है, इनके बारे में नहीं पूछा जाता। लेकिन अभी पिछले दिनों सवाल ये बना हुआ था कि कितने प्रेसिडेंट हैं यूएसए की हिस्ट्री में जिन्हें उनके ऑफिस में गोली मार दी गई, ये सवाल पूछा हुआ था। तो 4 हैं टोटल। इन 2 के बारे में इंडिविजुअली सवाल नहीं बना, इनके बारे में बना है अलग अलग का। लेकिन ये बनाया कि टोटल कितने प्रेसिडेंट हैं, तो 2, 3 और 4 प्रेसिडेंट टोटल ऐसे गुजरे हैं यूएसए की हिस्ट्री में जिन्हें गोली मारी गई। अच्छा, एक और बंदे का नाम ऐड कर देता हूँ इसमें, प्रेसिडेंट नहीं है वो, हाँ जी, मार्टिन लिखे जरा, मार्टिन लूथर किंग का नाम सुना होगा आपने। मार्टिन लूथर किंग को 1968 में गोली मारी गई थी। ये भी यूएसए का एक शहरी था जो बात करता था ब्लैक पीपल्स के हकूक की, इंसानी हकूक की बात करता था, एक्टिविस्ट था उनका। तो इसे 1968 में गोली मारी गई। मार्टिन लूथर किंग था जी उसका पूरा नाम, इस तरह से उसे याद रखा जाता है, मार्टिन लूथर किंग। ठीक हो गया, ब्लैक पीपल्स की जो है, आपको पता है कि व्हाइट सुपरमेसी की पूरी एक कंपेन है अमेरिका में, जिसे लीड ये ट्रंप करता है। ट्रंप खुद जो है ना, ये जो व्हाइट्स हैं उनकी जो है ना सुपरमेसी की बात करता है। वो कहता है अमेरिका जो है व्हाइट लोगों के लिए है, ब्लैक लोगों का, ये जो आ जाते हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, या जो अफ्रीका से, एशिया से उठ के आ जाते हैं, इनके लिए कोई जगह नहीं है यहाँ। तो ये वही एक पूरी की पूरी एक मतलब है कि कंपेन है इन लोगों की। तो
ये मार्टिन लूथर उनके हकूक की बात करता था। पिछले दिनों आपने सुना होगा एक और भी था, ब्लैक, जिसे पुलिस ने मार दिया था, गोली मार दी, बड़ा मामला खराब हुआ था। नाम भूल गया मुझे उसका एग्जैक्ट, काफी दिन की बात है। बड़ा मसला खराब हो गया था अमेरिका में। तो ये कोई ना कोई इस तरह की करते रहते हैं व्हाइट सुपरमेसी के हवाले से। तो ये थोड़ा सा यूएसए के बारे में था बेटा, जो जाने चाहते हैं आप चले जाएं, इन्होंने बैठना है वो बैठे रहें।